हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो पहली जो न्यूज़ आती है वो है हमारी सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। अब सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसको लीगल किया जाना चाहिए या इलीगल ही रहने देना चाहिए। तो इसमें वर्डिक्ट यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा डोमेन नहीं है, बट ये पार्लियामेंट का डोमेन है कि इसको लीगल किया जाए या नहीं किया जाए। वही है जो लॉ में चेंजेस ला सकती है। ठीक है, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जुडिशल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। तो क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, सेम सेक्स मैरिज को अभी लीगल नहीं माना गया है। साथ ही में उन्होंने ये बात कही कि जो मैरिज होती है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ का, लेकिन उसको स्टिल है फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। उसके अलावा जो पिटिशनर था उन्होंने ये बोला था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें क्या होता है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज वगैरह से रिलेटेड है। तो उसमें पिटिशनर ने बोला जो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें उन्होंने मेन, विमेन ये सब लिखा है, यानी कि काफ़ी जेंडर रेस्ट्रिक्टिव है। व्हाट अबाउट अदर ट्रांसजेंडर्स और अदर पीपल। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें चेंजेस आने चाहिए और इसको जो है थोड़ा और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए, यानी कि मैन और वुमेन ये एकदम जेंडर की तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना चाहिए कि भाई मैन और वुमेन है, उसी से वही लोग शादी कर सकते हैं। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये भी जो है हमारा एरिया नहीं है, इट इज़ द लेजिस्लेचर्स डोमेन। तो वही इसमें अगर चाहे तो चेंज ला सकती है। इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। हमारा काम सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है, ना कि ये सब। और उसके अलावा एक सिविल यूनियन से भी बात हुई थी, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि सिविल यूनियन क्या होती है। सिविल यूनियन बेसिकली क्या होता है ना, ये एक तरीके का वेस्टर्न नेशंस में एक कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ कपल्स होते हैं मान लो, तो उनको कुछ क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लो कोई अगर वो साथ में बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ अलग चीज़ों में भी उनको जैसे टैक्सेशन वगैरह में बेनिफिट्स मिलेंगे, या बाकी कुछ राइट्स होती हैं वो उनको मिलती हैं। अब जो सेम सेक्स कपल्स होते थे पहले, जब वहाँ पे मैरिज अलाउड नहीं थी सेम सेक्स कपल्स में वेस्टर्न नेशंस में, तो उस टाइम क्या होता था कि एक अलग तरीके का, तो उसमें क्या होता था, मान लो जो ट्रांसजेंडर्स वगैरह हैं वो तो शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल था पहले वेस्टर्न नेशंस में। तो उनके लिए तो वो तो ये सारे राइट्स जो कि या फिर ये सारे बेनिफिट्स जो कि कपल्स को ही मिलते हैं, मैरिड कपल्स को, वो तो ले ही नहीं पाते थे। तो उनके लिए एक तरीके का ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया था सिविल यूनियन से रिलेटेड, जो कि एक लीगल स्टेटस दे देता था, जिससे कि जो सेम सेक्स कपल्स होते थे उनको कुछ राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके कन्फर कर दिए जाते थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे हमारे कंट्री में, या फिर क्या सिविल यूनियन एक ऑफकोर्स मैरिज जैसा तो नहीं है, मगर हाँ थोड़े बहुत उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इट इज़ बियॉन्ड जुडिशल रिव्यू। तो जो पार्लियामेंट ही है अगर इसमें कुछ कर सकती है, तो इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने साथ ही में ये भी बोला हालांकि कि भाई चेंज करने की ज़रूरत तो है, हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यस सेम सेक्स रिलेशनशिप्स या उनके मैरिज भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि सेम सेक्स रिलेशनशिप शुड नॉट बी इग्नोर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द स्टेट, क्योंकि क्वेयरनेस जो है ये काफ़ी नेचुरल फिनोमिना है। इट इज़ नॉट एन अर्बन और एलीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड साथ ही में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो बेसिकली सिर्फ मेन और वुमेन इनमें ही जो मैरिज होती है उसी को रिकॉग्नाइज करती है। तो
तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग चले तो मतलब मैरिज अगर किसी में हो सकती है तो वो सिर्फ एक मैन और वुमेन के बीच में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो इस पे भी कोर्ट ने ये कहा कि मैरिज कोई एक स्टैगनेंट, एक फिक्स्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो कभी चेंज नहीं हो। वक्त के साथ ये बदल भी जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैन और वुमेन में ही हो सकती है, बल्कि सेम सेक्स वालों में भी हो सकती है। लेकिन वही है कि पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो ही चेंज ला सकती है। तो इसमें इन्होंने ये बोला कि जो डेफिनेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में दी गई है, इट शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर मेकिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेम सेक्स मैरिज। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई फ्रीडम है सभी को एक यूनियन में आने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी के साथ जो राइट टू एंटर इनटू यूनियन होता है, इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन। जस्ट बिकॉज किसी का सेक्शुअल ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक यूनियन में नहीं आ सकते। साथ ही में जो आर्टिकल 15(1) है, जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसमें जो सेक्स वर्ड आ रहा है उसमें उन्होंने बोला उसका मतलब एज अ सेक्शुअल ओरिएंटेशन लेना है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस कहीं ना कहीं आने तो चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जब अडॉप्शन की बात हुई तो अडॉप्शन में क्या होता है ना, जो एक एजेंसी है हमारी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसकी गाइडलाइंस की देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो एक मैरिड कपल होता है जिसकी 2 साल की स्टेबल मैरिज हो, सिर्फ वही कपल अडॉप्ट कर सकता है किसी चाइल्ड को। ठीक है। या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसे कपल हैं जो कि कमिटेड तो हैं लेकिन शादी नहीं की हुई है, वो लोग इसे जो है बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो अगर इस वाले गाइडलाइंस के थ्रू देखें तो जो क्वेयर्स वगैरह होते हैं वो इंडिविजुअली अडॉप्ट कर सकते हैं किसी चाइल्ड को। तो ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब अब हम कैसे मान सकते हैं कि एक जो मैरिड कपल होगा सिर्फ वही एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली ये गाइडलाइंस इसलिए लाई गई थी ताकि ये हो कि भाई ओनली जब कपल 2 साल के एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहा है, वो एक दूसरे से कमिटेड है, तभी वो बच्चे की अच्छे से रेख देख कर पाएंगे। बल्कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभार कुछ कमिटेड कपल्स होते हैं वो भी शायद उसको काफ़ी अच्छे से रेस कर सकते हैं, और इंडिविजुअल्स तो खैर वो भी कर सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस थे वो थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी हैं। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि येस इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, कि लाइक हाउ कैन वी से दैट मैरिड कपल्स आर बेटर पेरेंट्स। लेकिन इसमें भी इन्होंने यही कहा कि लेकिन ये हमारा डोमेन नहीं है, इसमें चेंज लाना ये पार्लियामेंट ही ला सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो इन्होंने चाहे सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड चीज़ हो या फिर अडॉप्शन से रिलेटेड चीज़ें हो, इन्होंने इन क्वेयर्स के लिए यही बोला है कि चेंजेस लाने की ज़रूरत तो है लेकिन वो पार्लियामेंट के थ्रू आएंगे, हमारा वो डोमेन नहीं है। ये बात थी बेसिकली। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है राफा बॉर्डर की। अब ये क्यों है न्यूज़ में? अब जब हम जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो वॉर चल रहा है, उसमें क्या है ना कि राफा बॉर्डर क्या है, ये गाज़ा स्ट्रिप के साउथ वाले एंड पे आता है। ये बेसिकली इजराइल, इजिप्ट और मेडिटरेनियन सी के बीच में है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैप में देखो, ये रहा राफा क्रॉसिंग, ये रहा राफा क्रॉसिंग, तो ये रहा इजिप्ट, ये रहा इजराइल, और ये कहीं यहाँ बीच में आता है। ठीक है। और ये रहा गाज़ा। और ये जो क्रॉसिंग है ये सिर्फ इकलौती ऐसी क्रॉसिंग है, एक इकलौता ऐसा क्रॉसिंग है जो कि गाज़ा को इजिप्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है। और सिर्फ इकलौती ऐसी एग्ज़िट है जो कि इनको इजरायली टेरिटरी, इजराइल की टेरिटरी की तरफ नहीं लेके जाती। ठीक है। तो इस वजह से जो इनके ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह होते हैं उसके लिए ये सिर्फ इकलौता रूट होता है। इट इज़ द ओनली लाइकली रूट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू एंटर गाज़ा। गाज़ा में ही है हमास। ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इजिप्ट। ऑल राइट। ये न्यूज़ में इसलिए था कि भाई पैलेस्टीनियंस जो हैं
वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई इज़राइल का अटैक वगैरह हो रहा है, तो यही एक रास्ता बचता है जहाँ से वो निकल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ द ओनली कनेक्शन, गाज़ा's ओनली कनेक्शन टू इजिप्ट, और इट इज़ द ओनली एग्जिट दैट डज नॉट लीड टू इजरायली टेरिटरी। ठीक है, इसके अलावा जो दो अलग क्रॉसिंग है वो है, एक तो है एरिस और एक है केरम शलोम। जो एरिस है वो नॉर्थ गाज़ा से इज़राइल को कनेक्ट करता है, बेसिकली नॉर्थ गाज़ा साइड के साइड आता है, और जो केरम शलोम है वो सदर्न गाज़ा और इज़राइल के बीच में आता है। इट्स काइंड ऑफ कमर्शियल क्रॉसिंग। ठीक है, अब हमास जो है उनके कुछ असॉल्ट हुए थे एरिस क्रॉसिंग की तरफ, जिसकी वजह से इज़राइल ने इन दोनों को बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। अब बढ़ते हैं आगे। मुथुवन ट्राइब, अब ये क्यों न्यूज़ में है? अब आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले हमने नीलगिरी तहर के बारे में सुना था, जो कि तमिलनाडु केरला साइड पाई जाती है, और उसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स चालू हैं तमिलनाडु वगैरह एरिया में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मुथुवन नाम की ट्राइब है उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे इस इनके नीलगिरी तहर के कंजर्वेशन वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइब है, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है कि वाइल्ड लाइफ के साथ कैसे रहना है, या उनको ट्रेडिशनल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इनसे काफ़ी मदद मिलेगी हमें इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। और बेसिकली मुथु का मतलब एल्डर्स होता है, और ये स्पिरिट वर्शिपर्स हैं। इनफैक्ट फॉरेस्ट की जो गॉड्स होती हैं उनको भी वर्शिप करते हैं। दे नो हाउ टू को एग्जिस्ट विद द वाइल्ड लाइफ। और रहते कहाँ पे हैं? ये रहते हैं जो बॉर्डर हिल फॉरेस्ट है केरला और तमिलनाडु के, ये वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा इनके मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो एग्रीकल्चर ही होता है। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? तो वो रागी हो गया, कार्डमम हो गया, या लेमन ग्रास हो गई। ठीक है, ये जो लेमन ग्रास है ना, ये एज अ मस्किटो रेपेलेंट काम करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार, तो ये ध्यान रखना। और इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। इनका गवर्नेंस का एक काफ़ी यूनिक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कानी सिस्टम। इसमें जो कानी होता है वो विलेज का हेड होता है, और उसके विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये काफ़ी लाइक इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ज़्यादा बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर का जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उनसे इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करते। ठीक है, तो ये बात थी मुथुवन ट्राइब से रिलेटेड। और वहीं हम बात करें नीलगिरी तहर क्या है, तो ये हमने पहले वैसे डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार शॉर्ट में मैं फटाफट बता देती हूँ। इट इज़ अ माउंटेन अंगुलेट, और ये तमिलनाडु के बेसिकली स्टेट एनिमल भी है। इसको नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं, और पाया कहा जाता है तो वेस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट में, वहीं पे नीलगिरी आता है, तो वहीं पे नीलगिरी तहर भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा इनकी काफ़ी यूनिक क्वालिटी होती है कि स्टीप क्लिफ्स जो होते हैं उनको अच्छे से क्लाइंब करना जानते हैं, इसलिए इनको माउंटेन मोनार्क भी बोला जाता है। इसके अलावा जो एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नीलगिरी तहर की। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के स्केड्यूल 1 में आता है ये। उसके अलावा थ्रेट्स इसको काफ़ी है, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, या पोचिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से इनको कंजर्व करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो है ये प्रोजेक्ट है, और उसी में मुथुवन ट्राइब को उन्होंने साथ में कोलैबोरेट करने के लिए बात की गई है। ये है आपके सामने नीलगिरी तहर की पिक्चर। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी लिम्फेटिक फिलारियासिस से रिलेटेड। ये एक तरीके की डिज़ीज़ होती है जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरीके की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिज़ीज़ है। जी हाँ, ये मेनली ट्रॉपिकल एरियाज़ में लोगों को अफेक्ट करती है, और नेग्लेक्टेड इसलिए है, इसको प्रॉपर फंडिंग या इसके लिए ज़्यादा प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए जाते हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ेज़। ठीक है, तो इसलिए इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बोल देते हैं। और इसके अलावा ये होता कैसे है, तो ये एक तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें किससे होता है? तो फिलेरियल पैरासाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट करते हैं, किसके थ्रू? मस्किटोज़ के थ्रू। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है
वो इम्पेयर हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। अब इससे होता क्या है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के पैर काफ़ी मोटे हो जाते हैं, वैसा कुछ होता है। इससे काफ़ी पेन होता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, सोशल स्टिग्मा भी अटैच होता है। इससे इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। और WHO की बात करें अगर इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या है, तो उन्होंने बताया है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसी से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली इसमें एक एनुअल डोज लगती है उस पूरी पॉपुलेशन को जिसमें रिस्क है इसके होने का, जिससे ये प्रिवेंट किए जा सकें। अब न्यूज़ ये थी, जो लाओ PDR है वो सेकंड कंट्री बन चुकी है आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट इट, एंड इंडिया का एम है कि हमें 2027 तक एलिमिनेट करना है। ठीक है। सो ये न्यूज़ थी हमारी लिम्फेटिक फिलारियासिस से रिलेटेड, और आज का सेशन इतना ही था। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।